हेलो एवरीवन, माई सेल्फ CA काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो है फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। बेसिकली हमने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर लिए हैं, बिट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। अब जो अपनी इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल है ना, उसके क्वेश्चंस का अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं चैप्टर वाइज। तो हम सबसे पहले अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। और अकाउंट्स में अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे पास 3 स्टडी नोट हैं, दैट इज़ 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें आज हम पहला चैप्टर ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में हम बेसिकली 4 क्लास अपलोड करेंगे, जिसमें पहली होगी MCQs से रिलेटेड, दूसरी होगी फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड, तीसरी होगी ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड एंड फोर्थ होगी हमारी मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। तो बेसिकली इसी सीक्वेंस में हम बाकी चैप्टर्स की भी क्लासेस अपलोड करेंगे, बट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स से। एंड हमें पता है कि अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में तो उसमें 2 पार्ट है, एक प्रॉफिट कंसर्न के लिए और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो इसको मिला करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों चैप्टर पे हमें 4 क्लास अपलोड करनी है। एंड आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम इस चैप्टर के सारे MCQs डील करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। स्टडी मटेरियल तो बट ऑब्वियस सारे स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है, तो इसकी कोई भी PDF हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना, हम इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन MCQs पे बेस्ड। हमारा पहला क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स इज टू एसर्टेन। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा अबाउट फाइनल अकाउंट्स। अगर हम बात करें फाइनल अकाउंट्स की तो इसमें 2 चीज़ आती है, एक तो आती है ट्रेडिंग अकाउंट एंड PL अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एंड दूसरा हमारे पास आता है बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स में ये दोनों चीज़ इंक्लूड होती है, जहाँ विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग PL हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एंड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट हम लोग फाइंड आउट करते हैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे दोनों में से कोई एक नहीं बल्कि दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस, कैपिटल, वैल्यू ऑफ एसेट, प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, डी। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर होगा डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स बिफोर डिडक्शन दिस कमीशन ही विल गेट अ कमीशन ऑफ रुपीज इतना ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 8400। अब देखो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होता है, एक होता है बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट और एक होता है आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट। बिफोर चार्जिंग में बस हमेशा याद रखना कि जितना रेट है, लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, अजम्पशन है, तो बिफोर में हम क्या करेंगे 10/100 करते हैं एंड आफ्टर में हम लोग क्या करते हैं 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। क्योंकि खुद समझो बिफोर कमीशन अगर बोला है बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब जो हमारा प्रॉफिट है उसमें कमीशन इंक्लूड नहीं है, इसीलिए हम ये मानते हैं कि 100% है और फिर सीधे उसमें 10% कैलकुलेट कर देते हैं। बट अगर आफ्टर चार्जिंग है, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट आया इसमें ऑलरेडी कमीशन इंक्लूडेड है, इसीलिए हम इसको 110% मान करके डिवाइड करते हैं और फिर उसका 10% कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखना है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा है बिफोर एंड 5% दिया है, तो प्रॉफिट कितना है 8400। सीधे इस पे क्या लगाएंगे बेटा 5/100 और मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C 420। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ द पेटी कैश इज। अब देखो पेटी कैश मतलब होता क्या है पहले ये समझो। पेटी कैश मतलब नॉर्मल हम कैश की बात नहीं कर रहे, बट जैसे अगर मान लो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग हैं, एक है सीनियर अकाउंटेंट, एक है नॉर्मल अकाउंटेंट और कैशियर। तो भाई सीनियर अकाउंटेंट तो बिजी होता है, तो वो क्या करता है कि कैशियर को या जूनियर अकाउंटेंट को वो मंथ के हिसाब से एक अमाउंट फिक्स कर देता है और उतना पेमेंट वो उनको कर देता है स्टार्टिंग में। जैसे मान लो लेट्स से उसने इसको 1 अप्रैल को 10,000 दिया, तो ये 10,000 रुपये सीनियर अकाउंटेंट क्यों देता है? अगर पूरे अप्रैल मंथ में किसी भी तरह का कोई स्टेशनरी का खर्चा हो या टी का खर्चा हो या पूजा एक्सपेंसेस हो, तो इन चीज़ों के लिए सीनियर अकाउंटेंट को डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि सीनियर अकाउंटेंट के पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो उसने एक सिस्टम बनाया पेटी कैश का कि वो कुछ अमाउंट जो उसको दिखते हैं कि महीने में
बेसिक खर्चे हैं, कुरियर का खर्चा हो गया, तो ये सारा अमाउंट एक फिक्स करके वो कैशियर या जूनियर अकाउंटेंट को दे देता है और उनसे कहता है कि आप ये पूरे मंथ का खर्चा बियर करो। इसी अमाउंट में से आपको वो खर्चा बियर करना होता है। क्लियर? तो खुद सोचो कि इसका जो बैलेंस बचेगा, अब हम कह रहे हैं कि ये जो 10,000 में से बैलेंस बचेगा है तो ये भी कैश बैलेंस ही ना, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो है तो ये भी कैश बैलेंस ही, असेट ही है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एन असेट। नेक्स्ट, फिक्स्ड असेट्स आर, देखो फिक्स्ड असेट सिंपली याद रखो कि फिक्स्ड असेट अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खरीदती है तो बेचने के पर्पस से, दैट इज रीसेल के पर्पस से तो कभी नहीं खरीदती। वो हमेशा खरीदती है सो दैट वो उसको अपने बिजनेस में यूज कर पाए एंड यूज करके उससे ही प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। जैसे लेट्स से अगर मेरी कोचिंग सेंटर है तो कोचिंग सेंटर में हमने जो भी डेस्क बेंच वगैरह खरीदी होगी, क्या हम बेचने के पर्पस से खरीद रहे हैं कि स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको बेच देंगे? नहीं ना, हम सेल के पर्पस से उसको कभी भी परचेज नहीं करते, बल्कि हम किस पर्पस से परचेज करते हैं कि ये जो डेस्क बेंच हम लेंगे इसका बेनिफिट हमें अगले 4-5 साल तक मिलेगा। तो बेसिकली ये क्या है, इस डेस्क की यूज से ही कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक हम इनकम जनरेट कर पाए। क्लियर? तो बेसिकली आप इतना बस याद रखना कि अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड एसेट्स रीसेल के पर्पस से नहीं खरीदा जाता, बल्कि फॉर जनरेटिंग इनकम किया जाता है, मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या प्रोडक्शन पर्पस के लिए ही फिक्स्ड एसेट परचेज किया जाता है और उसको यूज करने का जो मोटिव होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। केप्ट इन द बिजनेस फॉर यूज ओवर अ लॉन्ग टाइम फॉर अर्निंग इनकम, मेंट फॉर रीसेल, meant for conversion into cash as quickly as possible, all of the above। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस करने का भी दो तरीका होता है। एक होता है ट्रेडिंग, कि आपने सामान खरीदा और उसको एज इट इज मार्केट में बेच दिया, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, जहां आप सामान को कन्वर्ट करके सेल करते हो। जैसे ट्रेडिंग का एग्जांपल लो, अगर मान लो आप मार्केट से लेस का पैकेट खरीद रहे हो, उसको एज इट इज सेल कर दे रहे हो, तो वो क्या है? ट्रेडिंग। पर मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करोगे? मार्केट से पोटैटो परचेज करोगे और पोटैटो को कन्वर्ट करोगे लेस में और फिर मार्केट में सेल करोगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? रॉ मटेरियल, और ये हो गया आपका फिनिश्ड गुड्स। तो बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं, एक ट्रेडिंग की खरीद के बेच दिया और एक मैन्युफैक्चरिंग की बना के बेचा। क्लियर? आप देखो तो ये जो बिजनेस में दो चीज़ हैं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। अब ट्रेडिंग में आपने जो भी सामान परचेज किया, आपको उसकी कॉस्ट पता होती है कि आपने एक्चुअल में उसको कितने पे परचेज किया है। तो उस केस में जब हमें परचेज प्राइस पता है, हम उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और मार्केट में सेल कर देंगे। बट मैन्युफैक्चरिंग में हमें पहले ये पता करना होता है कि जो सामान हम बेच रहे हैं उसको हमने बनाया कितने पे, उसको बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट आई है, और उसी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब देखो ऑप्शन देखते हैं। The manufacturing account is prepared to ascertain the profit or loss of the goods produced, to ascertain the cost of the manufactured goods, to show the sale proceeds from the goods produced during the year, both B and C। देखो तो करेक्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो कौन सा है? बी, टू ascertain the cost of the manufactured goods। क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का पर्पस ही सिर्फ ये होता है कि ये जो रॉ मटेरियल हम मार्केट से परचेज करके लाए और इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, तो इसका पूरे प्रोसेस में मेरा कितना कॉस्ट लगा। क्योंकि जब तुम लोग को यही नहीं पता कि बनाने में कितना कॉस्ट आया, तो तुम लोग उसको प्रॉफिट ऐड करके उसमें सेल प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसको बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट आई, और उसके लिए हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। देखेंगे नेक्स्ट, अ कंपनी विशेस टू अर्न 20% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। Which of the following is a profit markup cost which will achieve the required profit margin? अब देखो इस क्वेश्चन के लिए हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लास अपलोड की हुई है, जहाँ पे बेसिकली हमने यही डील किया है कि हम प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। इस क्वेश्चन के लिए वो क्लास आप ज़रूर से कर लेना, सो दैट आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेना। बट यहाँ चलो हम ये बता देते हैं कि क्वेश्चन में बोला है कि हमें सेलिंग प्राइस पे कितना % प्रॉफिट चाहिए? 20%। तो देखो क्वेश्चन में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। अब सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट निकालना है तो लेट्स से सेलिंग प्राइस कितना है? 100 और प्रॉफिट कितना है? 20। तो मेरे पास कॉस्ट कितना बचा? दिस माइनस दिस, 80 ना बचा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 100। क्लियर?
अगर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस पे तो कितना आ रहा है 20%। तो ये कैसे कैलकुलेट किया होगा 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो अब अगर यही प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करें कॉस्ट पे तो देखो कितना आ रहा है हमारा 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 दैट इज 425%। तो इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट 20% है तो कॉस्ट पे कितना होगा 25%, दैट इज बी। क्लियर। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू। अब बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड में। हमेशा याद रखना कि अगर हम बात करें बैड डेट का तो बैड डेट हमारा एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट होता है पीएल में, और बैड डेट रिकवर्ड हमारी इनकम है इसीलिए हम उसको पीएल में कहाँ डालते हैं, क्रेडिट में डालते हैं। और हमारा ये बेसिक रूल है कि एक्सपेंस को और इनकम को हम कभी भी नेट ऑफ नहीं कर सकते। तो आप बैड डेट रिकवर्ड को बैड डेट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, बल्कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो हम पीएल अकाउंट बनाते हैं उसमें डेबिट साइड आता है टू बैड डेट और क्रेडिट साइड आता है बाय बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर। तो देखो हमारे पास जो ऑप्शन में दिया है डेटर्स अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट ऑब्वियस उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट में। और पीएल में किस साइड, क्रेडिट साइड। क्लियर। जब बैड डेट रिकवर्ड होगा तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अब देखो जैसे ही आपने इसको क्रेडिट में डाला इसको आप कैसे शो कर रहे हो, इनकम की तरह, तो ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। क्लियर। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी। अगर ट्रायल बैलेंस के विद इन डेप्रीसिएशन है इसका मतलब उसका एक एडजस्टमेंट होगा, एंड इफ इन केस विद इन ट्रायल बैलेंस नहीं होता, आफ्टर ट्रायल बैलेंस फॉलोइंग एडजस्टमेंट में होता, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि डेप्रीसिएशन को दो जगह एडजस्ट करते। ये रूल हम सबको पता है कि विद इन ट्रायल बैलेंस जो चीज़ होती है उसका एडजस्टमेंट एक बार होता है, एंड आउटसाइड ट्रायल बैलेंस जो होगा उसका एडजस्टमेंट दो बार होगा। अगर वो विद इन ट्रायल बैलेंस है तो हम लोग उसको कहाँ डालेंगे, पीएल में टू डेप्रीसिएशन। क्लियर। और यही अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता इन एडजस्टमेंट तो पीएल में तो डालते ही डालते, साथ ही साथ बैलेंस शीट में पर्टिकुलर असेट से डेप्रीसिएशन को माइनस भी करते। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर देखो क्या होगा, डेबिटेड पीएल अकाउंट शोन एज लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट रिड्यूस्ड फ्रॉम रिलेटेड असेट इन बैलेंस शीट बोथ ए एंड सी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। क्लियर। डी कब होता, जब यहाँ पे अपियरिंग द ट्रायल बैलेंस ना लिखा होता बल्कि लिखा होता अपियरिंग इन द एडजस्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू। अगर हम लोग बात करें ग्रॉस प्रॉफिट की तो ग्रॉस प्रॉफिट तो सिंपल है, देख लो कैसे निकालते हो तुम लोग। पहले ये देखो, यहाँ लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू एक्सपेंसेस, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, टू जीपी, ये करते हैं ना। तब हमसे कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, सेल्स में से इसको माइनस करके, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, सीओजीएस। ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये क्या है, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है कि नहीं। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये जो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं ना, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इससे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे ही क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर हम लोग जीपी की बात करें तो जीपी तो सिंपली क्या होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस, वेयर सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर देखो क्या होगा, ए, सेल्स माइनस सीओजीएस। नेक्स्ट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है, हम सबको पता है कि पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक पूरे पीरियड के लिए, जैसे अगर मान लो हम लोग जो बुक्स बना रहे हैं वो बना रहे हैं 1/4 से लेकर के नेक्स्ट ईयर 31/3 तक, तो इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमारा एक्चुअल क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कौन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऑप्शन में देखो लिखा है फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंसर्न फॉर अ पीरियड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डेट, फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। डी तो कतई नहीं हो सकता, और फाइनेंशियल पोजीशन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें क्या शो करता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक पर्टिकुलर डेट पे। तो इसका मतलब बी और डी तो कट गया। अब बचा ए और सी। तो देखो ए में दिया है फॉर अ पीरियड
और सी में दिया है फॉर अ पर्टिकुलर डेट, तो पर्टिकुलर डेट के लिए कभी फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं होता, बल्कि किसके लिए होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जर्नली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, ट्रेडिंग आता है, पीएल आता है, बैलेंस शीट आता है। तो ऑप्शन में देखो पीएल दिया ये तो होगा, बैलेंस शीट दिया ये भी होगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस, वैसे तो बेसिकली ये दोनों ही हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, बट अगर इस तरीके से ऑप्शन दिया होगा तो तुम लोग चूज करना ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बेसिकली समरी होती है, तो उसको तो हम बिल्कुल भी पार्ट नहीं बना सकते किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी, ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज शेयर कैपिटल अकाउंट शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। आप सोचो शेयर कैपिटल में कौन पैसा लगाता है, ओनर लगाता है। शेयर कैपिटल किससे बिलोंग करता है, ओनर से। फिर भी जो ओनर ने पैसा लगाया है अपने बिजनेस में, उसी को बिजनेस कैसे दिखा रहा है, लायबिलिटी साइड। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसकी वजह से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि बिजनेस को और बिजनेस के ओनर को हम अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे, सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, सो दैट एट द ईयर एंड हमें ये पता चल सके कि हमारे अपने पर्टिकुलर बिजनेस से कितना एक्चुअल में प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो इसलिए ओनर से भी जो पैसा लेते हैं उसको भी हम कैसे दिखाते हैं, लायबिलिटी की तरह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब अगर देखा जाए तो इन चारों ही कंसेप्ट पे हमने ऑलरेडी क्लास ड्राफ्ट की हुई है, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वो वहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना, क्योंकि इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस से शोन इन। अभी हमने बताया कि अगर ट्रायल बैलेंस के विद इन कोई आइटम है तो उसका एक ही एडजस्टमेंट होता है, एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो उसका 2 एडजस्टमेंट होता है। तब याद रखना कि अगर क्लोजिंग स्टॉक विद इन ट्रायल बैलेंस है तो हम उसको सीधे कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। क्यों, क्योंकि अगर वो विद इन ट्रायल बैलेंस है तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि जो परचेजेस है वो परचेजेस नहीं, वो एडजस्टेड परचेजेस है। एंड एडजस्टेड परचेजेस मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक विद इन ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि उसको एडजस्ट किया जा चुका है परचेजेस में। अब देखो, अगर तुम लोग ट्रेडिंग में भी दिखाते तो इधर दिखाते हो 2 परचेजेस और इधर दिखाते हो क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने बोला कि अगर विद इन ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक है तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे, सिर्फ बैलेंस शीट में। क्यों सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इसमें एडजस्ट करके दिखाया जा चुका है, इसलिए यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम सीधे सीधे यहाँ से माइनस कर चुके हैं, और माइनस करने के बाद जो फिगर आई है उसको हम कहते हैं एडजस्टेड परचेजेस, जो कि तुम लोग की ट्रायल बैलेंस में शो हो रही होगी। क्लियर। और यही अगर क्लोजिंग स्टॉक विद इन ट्रायल बैलेंस नहीं होता, आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता, तो एक तो हम लोग दिखाते ट्रेडिंग में, ये ट्रेडिंग है, और एक दिखाते हैं बैलेंस शीट में, कहाँ, करंट असेट में। क्लियर है। तो बट इसका आंसर क्या होगा, सी, बैलेंस शीट ओनली, क्योंकि हमने बताया कि सिर्फ हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग डेटा एंड आइडेंटिफाई द अमाउंट विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स इन बैलेंस शीट। हमें बताना है कि हम सन्ड्री डेटर से कितना माइनस करें। बैड डेट, ये ट्रायल बैलेंस से है, अगर विद इन ट्रायल बैलेंस है इसका मतलब ये डेटर में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर ओल्ड है इसका मतलब ये भी विद इन ट्रायल बैलेंस होगा और ये भी डेटर में एडजस्ट हो चुका होगा। करंट ईयर प्रोविजन, इस साल जो आप प्रोविजन बना रहे हो ये विद इन ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस होगा, तो इसको अभी हमें एडजस्ट करना है, कहाँ, सन्ड्री डेटर्स में। तो हम सिर्फ कितना एडजस्टमेंट करेंगे, 800 का। तो करेक्ट आंसर होगा बी, 800। मतलब जब हम बैलेंस शीट में डेटर्स दिखाएंगे ना, तो डेटर्स की जो भी वैल्यू होगी उसमें से हम माइनस कितना करेंगे, सिर्फ 800। क्यों, क्योंकि ये दोनों फिगर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी होगी, एंड ये दोनों फिगर एडजस्ट होने के बाद ही डेटर का बैलेंस आया होगा। क्लियर। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, इन्वेंट्री इज, हम सबको पता है कि इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट का पार्ट। अभी जैसे हमने बताया कि बैलेंस शीट में हम करंट एसेट में दिखाते हैं किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। क्लियर। तो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, अ पार्ट ऑफ करंट एसेट एंड इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब हम लोग चलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सारे क्वेश्चंस थे, अब चलेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज पे। अब देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज पे चलते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन, इंडाउनमेंट फंड रिसीट इज ट्रीटेड एज, इस पे हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं जब हमने बिट क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे कि इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कैपिटल रिसीट। क्योंकि बेसिकली अगर इंडाउनमेंट फंड रिसीट की बात करें ना तो ये भी काइंड ऑफ डोनेशन होता है, जहाँ पे डोनर ये स्पेसिफाई करता है कि उनके इंस्ट्रक्शन पे आप इस पैसे को खर्चा करोगे। तो कहीं ना कहीं ये फ्री डोनेशन तो है नहीं, ये एक तरह का स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, इसलिए हम इसको कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल रिसीट में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता क्या क्या है। पहला वो बनाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर वो बनाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर वो बनाते हैं बैलेंस शीट। अगर हम प्रॉफिट कंसर्न होते तो हम रिसीट पेमेंट नहीं बनाते, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बनाते, बल्कि ट्रेडिंग पीएल बनाते एंड सीधे सीधे बैलेंस शीट बनाते। क्लियर? तो देखो हमारे पास ऑप्शन दिया है पीएल अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बट ऑब्वियस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, पीएल अकाउंट। नेक्स्ट, लीगेसी आर जनरली, सबसे पहले तो ये समझो कि व्हाट इज लीगेसी। लीगेसी मतलब होता है कि जब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी विल में अपनी मर्जी से ये लिख करके जाता है कि मेरी डेथ के बाद मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा हम एक पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करके जाएंगे, तो उस केस में उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, लीगेसी बोलते हैं। एंड इस तरह का जो आप डोनेशन करके जा रहे हो अपनी प्रॉपर्टी का, कोई ये हर साल तो मिलना नहीं है किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि जनरली हर कोई अपनी विल में ऐसी विल तो बना करके जाएगा नहीं। तो इस अमाउंट को हम कहाँ डालते हैं, बैलेंस शीट में एट लायबिलिटी साइड। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कैपिटलाइज्ड। नेक्स्ट, एनी डोनेशन रिसीट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पसेस। डोनेशन दो पर्पस के लिए रिसीव होती है। एक, जहां अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसको हम नॉर्मल डोनेशन मानते हैं, तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में, कि हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं। और दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन, जैसे अगर आपको बोला गया कि सिर्फ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए हम आपको डोनेशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्पेसिफिक डोनेशन है, और स्पेसिफिक डोनेशन को हम हमेशा कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ, सारा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कि देखो एक बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एक बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्या होता है, काइंड ऑफ कैश अकाउंट। और अगर कैश की बात करें तो ये क्या होता है, कैश होता है हमारा रियल अकाउंट, होता है ना, या फिर कह लो कैश बेसिकली क्या होता है, असेट। क्लियर? और बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर की, तो इनकम एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस आता है वो क्या आता है, सरप्लस और डेफिसिट। और होता क्या है कि इनकम एक्सपेंडिचर कैसा होता है, पीएल अकाउंट जैसा। तो बेसिकली इसका जो बैलेंस है वो आएगा आइदर सरप्लस और डेफिसिट। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? तो रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि कैश या बैंक होता है, तो वो कैश को ही रिप्रेजेंट करता है। जब पैसा आता है तो रिकॉर्ड करते हैं, जब पैसा जाता है तो रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ कैश बुक। तो इसीलिए हम उसको क्या मानते हैं कि वो असेट अकाउंट है या कह लो रियल अकाउंट है। बट इनकम एक्सपेंडिचर जो कि शो करता है आपको सरप्लस और डेफिसिट अकाउंट, उसमें हम वो सारे के सारे इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं जो ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर होते हैं, तो वो होता है नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? इसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पूरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। सिर्फ हमने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाया था, बट पूरा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिसीट पेमेंट पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रियल अकाउंट। अच्छा, इतना डिटेल में समझाने का रीज़न यही है सो दैट इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है, जैसे अब अगर मान लो यहाँ पे रिसीट पेमेंट ना आकर के इनकम एक्सपेंडिचर आए, जो कि आ ही सकता है एग्जाम में, ऑलरेडी हमने बिट क्वेश्चन में सॉल्व भी करवाया हुआ है, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हम साथ ही साथ दूसरा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली नोन एज, अगर कैपिटल है तो जनरली हम लोग उसको कैपिटल फंड कहते हैं या एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एक्यूमुलेटेड फंड। देखो अब एक्यूमुलेटेड फंड और कैपिटल फंड क्यों कहते हैं वो भी समझ लो। अब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी सरप्लस हैं या जो लीगेसी की अमाउंट आई है या जो तुम्हारा एंडाउनमेंट फंड का पैसा आया है, ये सारा हम क्या करते हैं, बेसिकली इकट्ठा करते जाते हैं, तभी तो ये फंड इकट्ठा होता है। तो अगर आपने सिर्फ कैपिटल के बेसिस पे फंड बनाया तो उसको कैपिटल फंड कहते हैं। बट अगर आपने सब कुछ एक्यूमुलेट किया है, जहाँ पे सरप्लस भी है, एंडाउनमेंट फंड भी है, लीगेसी भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड, जो इतने साल से आप एक्यूमुलेट इकट्ठा करते हुए चले आ रहे हो। इसके बारे में भी हमने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है अपनी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास में, तो वहाँ से आप ये टॉपिक क्लियर कर लेना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एक्यूमुलेटेड फंड।
नेक्स्ट, if rupees 1500 was outstanding at the beginning of the year towards subscription and 10,000 is received during the year, with 2500 is still outstanding at the end of the year, the amount to be taken to receipt and payment account. क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा है कि 10,000 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर 10,000 इस साल रिसीव्ड हो रहा है, इसका मतलब यही तो रिसीट पेमेंट में जाएगा, क्योंकि रिसीट पेमेंट पे हम वो फिगर डालते हैं जो कि एक्चुअल में ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड होती है। तो अगर क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट वो पूछना चाहता है तो करेक्ट आंसर होगा सी 10,000। और अगर क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट अकाउंट ना पूछ करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछता तो हम क्या करते, इस 10,000 में आप सीधा सीधा कैलकुलेशन करते, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, लेस करते हैं, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आंसर कितना होता है 11,000। क्लियर। अगर तुम लोग आंसर में देखोगे ना तो आंसर एक्चुअल में 11,000 ही दिया है, तो उनको यहाँ पे करेक्शन करना चाहिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जगह इनकम एक्सपेंडिचर पूछना चाहिए। क्लियर। बट अगर हम लोग एज पर क्वेश्चन चले तो एज पर क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर होगा सी 10,000। नेक्स्ट, एनी रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर विच अ सेपरेट फंड इज अवेलेबल विल बी। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि एक सेपरेट फंड जिसके लिए बना हो, अगर किसी के लिए सेपरेट फंड बना है तो इतना याद रखना कि कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम हो रिलेटेड टू दैट सेपरेट फंड, वो कहाँ डालोगे, उसी पर्टिकुलर सेपरेट फंड में डालोगे। क्लियर है। तो देखो एक्सपेंस होगा तो डेबिट कर देंगे और इनकम होगा तो क्रेडिट कर देंगे, पर कहाँ करेंगे, उस पर्टिकुलर फंड में। तो हमारे पास ऑप्शन दिया है डेबिटेड टू सेपरेट फंड, डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटलाइज एंड शोन इन बैलेंस शीट, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ए, डेबिटेड टू द सेपरेट फंड। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल मस्ट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ। अगर सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल है तो ये क्या हो गई, इनकम, और क्योंकि ये इनकम है तो हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज टेकन फ्रॉम। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ काइंड ऑफ कैश बुक, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में भी बताया। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बट ऑब्वियस हम कहाँ से लेंगे, कैश बुक से। ऑप्शन देख लेते हैं, कैश बुक, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश बुक, बैलेंस शीट, नन। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, कैश बुक, क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ कैश बुक, तो कैश बुक से ही तो आप सारे के सारे इन्फॉर्मेशन लोगे। नेक्स्ट, एनी डोनेशन रिसीट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज अ। अभी ये क्वेश्चन हमने ऊपर किया है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया है, बट इस क्वेश्चन में देखो बोला है कि अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो वो कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, लायबिलिटी है, नन ऑफ द अबव है। तो जनरली जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन होता है वो हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी साइड जो भी चीज़ें दिखाते हैं वो क्या होती है, कैपिटल रिसीट। तो इसमें कैपिटल रिसीट भी दिया है, लायबिलिटी भी दिया है, तो ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर क्या होगा, लायबिलिटी, क्योंकि जब आपने लायबिलिटी चूज़ किया तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, कैपिटल रिसीट। क्लियर है। नेक्स्ट, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज द फॉलोइंग डिटेल, जहाँ सब्सक्रिप्शन अरियर दिया है, करेंट दिया है, एडवांस दिया है। देयर आर 1200 मेंबर्स ईच पेइंग ऑन एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10 ईच। द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। अब इतना याद रखना कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अमाउंट हम डालते हैं सब्सक्रिप्शन की, किसी भी एक्सपेंस और इनकम की, तो वो किससे रिलेटेड होती है, पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड होती है। उसमें ये मैटर नहीं करता कि इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है या पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था। जो करंट ईयर में एक्चुअल में मिलना चाहिए था वही हम अपनी बुक्स में दिखाते हैं, कितना मिला वो मैटर नहीं करता। क्यों, क्योंकि हम बुक्स को बनाते हैं ऑन अक्रूवल बेसिस। क्लियर। तो सीधे सीधे क्या करो, 1200 मेंबर्स हैं, 10 रुपये हर किसी से मिलना था, तो हम लोग देखें तो हम लोग को कितना मिलना चाहिए, 1200 इंटू 10 दैट इज 12,000। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी 12,000। नेक्स्ट, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड विल बी क्रेडिटेड टू। अभी हमने बताया कि अगर स्पेशल फंड से कोई भी एक्सपेंस आ रहा है तो उसमें डेबिट कर देंगे, और अगर इनकम आ रही है तो क्रेडिट कर देंगे, दैट इज ए, स्पेशल फंड इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000। सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग में 1,000 था आउटस्टैंडिंग और एंड में 1,500 था। द फिगर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अपीयरिंग इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विल बी। अब यहाँ देखो बैक कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर का फिगर दिया है, तो जो चीज़ ऐड करते हैं वो लेस करेंगे, जो लेस करते हैं वो ऐड करेंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते थे तो अब क्या करेंगे, ऐड, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे, अब क्या करेंगे, लेस। तो मेरा करेक्ट आंसर आएगा 9500, और ये 9500 कहाँ दिखाएंगे, इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए, 9500। और ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने बिट क्वेश्चन में कराया हुआ है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर हम बात करें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो हमेशा याद रखना कि इनकम एक्सपेंडिचर में हम वो आइटम दिखाते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, दैट इज रिकरिंग नेचर के, एंड एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड होते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन देखो, ओनली आइटम ऑफ कैपिटल नेचर,
ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट। रिसीव्ड मतलब तो हो गया कि कैश बेसिस, बल्कि हमने बोला था अक्रूवल बेसिस, मिले या ना मिले बस वो पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होना चाहिए तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड। अब देखो एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू आइटम होते हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बट इसकी जगह अगर मान लो हमसे क्वेश्चन में पूछा होता अबाउट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि सारे आइटम चाहे वो कैपिटल नेचर के हों चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हों, वो सबके सब रिकॉर्ड होते हैं। बस ये रूल है कि वहाँ पे कैश रिसीव्ड या कैश पेमेंट हुआ हो। क्लियर? वहाँ पे एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड ये मैटर नहीं करता, वो पास्ट ईयर से भी रिलेट कर सकता है, करेंट ईयर से भी रिलेट कर सकता है और फ्यूचर ईयर से भी रिलेट कर सकता है। बस जहाँ पे पेमेंट हुआ होगा या पेमेंट रिसीव हुआ होगा वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, फिर भले वो कैपिटल नेचर के हों या रेवेन्यू नेचर के। क्लियर? एंड अगेन हम बता दें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हमने पूरा क्लैरिफिकेशन, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल में, तो आप चाहो तो वहाँ से वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो एमसीक्यूज़ तो किसी भी टॉपिक से बन सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्लियर? अब देखो जितने भी एमसीक्यूज़ थे रिलेटेड टू चैप्टर 3, जहाँ पे हमने किसकी बात की? फाइनल अकाउंट्स की। और फाइनल अकाउंट्स में हमने पहले ही बता दिया था कि हमारे पास दो हैं, एक प्रॉफिट कंसर्न है, एक नॉन प्रॉफिट कंसर्न है। तो इसके सारे के सारे एमसीक्यूज़ हमने डील कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपलोड करेंगे ट्रू एंड फॉल्स, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स एंड एकदम लास्ट क्लास में हम करेंगे मैच द फॉलोइंग। तब जाकर के हमारा चैप्टर 3 का पूरा एक डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा जो कि रिलेटेड है एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग से। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड इसके अलावा जो बिट क्वेश्चंस की क्लासेस हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं रिलेटेड टू ऑल सब्जेक्ट्स, वो आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड हैं? रिलेटेड टू योर पास्ट ईयर एग्जामिनेशन। तो उनकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से वो क्लासेस आप कंप्लीट कर लेना। क्लियर? आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।